हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे अगर आप कोई लॉटरी से पैसा जीतते हैं, इसी तरीके से अगर आप ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाते हैं या बहुत सारे जो रियलिटी शोज़ होते हैं वहाँ से कोई आप पैसा कमा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैसा कमाना, कोई लॉटरी में पैसा लगा के वहाँ आप जीत जाना या ड्रीम इलेवन पर पैसा लगाकर जीत जाना, इस तरीके की जो इनकम होती है ये आपकी अनप्लैन्ड इनकम होती है और अचानक से ही आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो जब इस तरीके का पैसा आपके पास आता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न इस तरीके की इनकम के बारे में कैसे डील करते हैं, उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी इस तरीके से कुछ पैसा लगाते हैं और वहाँ पर आपको कोई लॉटरी लग जाती है या आपके पास कुछ अच्छा पैसा आ जाता है तो उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। वहाँ पर कोई TDS की डिडक्शन आपकी होगी, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा, क्या इस तरीके का पैसा जो TDS काट लिया जाता है तो क्या उसका कोई रिफंड भी आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल सकता है। तो ये सारी ही चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस तरीके की जो भी आपको इनकम होती है, कोई लॉटरी आपकी लग जाती है, कोई क्रॉस वर्ड पजल्स जो होती है आपकी, जब आप कोई पजल सॉल्व करते हैं, लॉटरी जैसे होती है, जैसे कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है कि वो लॉटरी निकालती है जहाँ पे करोड़ों रुपए का जो है वो लॉटरी निकल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरीके की लॉटरी निकालती हैं। तो इस तरीके की जो भी इनकम आपको होती है दोस्तों, लॉटरी हो गई, क्रॉसवर्ड पजल हो गई, रेसिस हो गई, जैसे हॉर्स रेस वगैरह हो गई, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कैजुअल इनकम के अंदर जो है वो काउंट होती है। तो जो कैजुअल इनकम होती है, कैजुअल इनकम आपकी क्या होती है कि आपकी ये जो है नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम होती है। मीन्स यहाँ पर आप प्लान नहीं कर सकते हैं कि मुझे साल में इतना पैसा आना ही आना है। जैसे आपकी सैलरी हो गई या आपकी रेंटल इनकम हो गई या आपका कोई बिजनेस है वहाँ से आपको पैसा आता है, तो आपको एक प्लानिंग पता होती है कि आपका किस मंथ में कितना पैसा आना है। बट ये जो इनकम होती है ये कैजुअल इनकम की कैटेगरी में जो इस तरीके की इनकम होती है वो फॉल करती हैं और ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं। आप इनको प्लान नहीं कर सकते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, कितना अमाउंट रहेगा, तो आप इस तरीके से इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। तो ये आपको अचानक से ही जो है इनकम हो जाती है, बाई चांस आपको इनकम हो जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोई लॉटरी आपकी लग जाना, कोई क्रॉस वर्ड पजल है वो पजल आप सॉल्व कर देते हैं, कोई हॉर्स रेसेस वगैरह में आप पैसा लगा देते हैं, सट्टा लगा देते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, बहुत सारे कार्ड गेम्स होते हैं या अदर गेम्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन गेम्स हो गए, गेम शो हो गए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गए। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि आपका KBC गेम शो है, जैसे कि जहाँ कौन बटेगा करोड़पति, सिमिलरली डांस इंडिया डांस हो गया, इंडियन आइडल हो गया, बिग बॉस हो गया, नच बलिया हो गया, फियर फैक्टर हो गया, MTV रोडीज हो गया। इसी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे रियलिटी शोज जो होते हैं दोस्तों चलाए जाते हैं और वहाँ जो विनर होता है उसको एक अच्छा अमाउंट जो है वो दिया जाता है। इसी तरीके से आप गैम्बलिंग या बैटिंग करते हैं तो जो पोकर हो गया, डाइस हो गया, रमी कल्चर हो गया, ड्रीम इलेवन पे आप टीम जो लगाते हैं वहाँ पर आप 49 रुपीज़ में जो टीम है वो परचेज़ करते हैं और वहाँ से आपको जो है लॉटरी की फॉर्म में 1 करोड़ रुपया भी आप जीत सकते हैं। इसी तरीके से फैंटेसी लीग हो गया। तो इस तरीके के जो भी आपके गेम्स होते हैं या जो भी आपके TV शोज़ होते हैं या कोई लॉटरी होती है, तो ये सारे कैजुअल इनकम कहलाते हैं और ये कैजुअल इनकम की डेफिनेशन में ही काउंट होते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको भी इस तरीके की इनकम होगी तो उसको क्या बोला जाता है। तो इनकम टैक्स के अंदर इसको कैजुअल इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और इस कैजुअल इनकम के अंदर जो इनकम टैक्स के प्रोविजन होते हैं वो टोटली ही दोस्तों जो है वो डिफरेंट होते हैं। आपकी जो दूसरे तरीके की इनकम होती है, जैसे सैलरी हो गया, रेंटल इनकम हो गया, आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो वहाँ ट्रेड करते हैं, वहाँ कैपिटल गेन हो गया, तो उन सब से टोटली ही जो होता है यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट इनका किया जाता है। तो चलिए अब टैक्स ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं TDS की एप्लीकेबिलिटी दोस्तों क्या रहने वाली है। देखिए, अगर आपने कोई का जो विनिंग अमाउंट है, आपने जो पैसा जीता है, अगर दोस्तों वो अमाउंट जो है आपका 10,000 रुपये से ज़्यादा है, सॉरी ये मैंने 1 लाख रुपीज़ लिख दिया है, इसको आप स्टडी करेंगे 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। अगर आपका ये अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, विनिंग अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कंपनी जो आपको ये पैसा दे रही है दोस्तों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेक्शन 194B के अंदर जो है आपका TDS डिडक्ट कर लेगी। अगर आप हॉर्स रेसिस से जीतते हैं तो उस केस में जो सेक्शन है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो सेक्शन अप्लाई हो जाता है वो सेक्शन 194BB जो है अप्लाई हो जाता है। हॉर्स रेसिस के अलावा जो भी कैजुअल इनकम होगी वो सेक्शन 194B के अंदर काउंट हो जाएगी, उसके अंदर ही जो है उसका TDS डिडक्ट किया जाएगा और जो TDS का रेट रहेगा वो 30% रहेगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियां जो होती हैं इसको 30% की बजाय इसको 30.1.2% कर देती है, क्योंकि इसके अंदर वो 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर लेती हैं।
तो ये कंपनी टू कंपनी जो है वो डिपेंड करता है। कुछ कंपनी आपको 31.2% टीडीएस काट के पैसा दे देंगी, कुछ कंपनी आपको 30% काट के पैसा दे देंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया है, सपोज आपने कोई लॉटरी परचेज करी और वहाँ से आपने 1 लाख रुपया जीत लिया, तो इस केस में जो आपकी पॉकेट में पैसा आएगा दोस्तों वो 70,000 ही आएगा, 30,000 जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब एक बात और समझ लेते हैं। अब सपोज करें ऐसा भी केस हो सकता है जब आपकी जो विनिंग अमाउंट रहती है वो आपकी 10,000 रुपीज़ से कम है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की छूट मिल जाएगी। तो उस केस में आपको अगर 10,000 रुपीज़ से कम आपका विनिंग अमाउंट होता है तो उसमें आपको अपने आप ही 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस 31.2% जो है वो टैक्स पे कर देना है। तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई लोअर लिमिट नहीं है कि आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। आप मान के चलिए अगर आपने 100 रुपया भी कमाया है तो उसके ऊपर भी आपको 31.2% 31 रुपये 20 पैसे जो है आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ किसी भी तरीके की लोअर लिमिट नहीं है जहाँ आपको टैक्स लगने वाला नहीं है। आप जो भी कमाएंगे, जो भी आपके पास पैसा आएगा उसके ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का रिफंड का प्रोविजन नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जब कोई इनकम आपको होती है, कैजुअल इनकम होती है और आपका टीडीएस कंपनी काट के डिपॉजिट करवा देती है और कोई बोलता है अगर आपको कि हम आपका जो टीडीएस है वो रिफंड करवा देंगे, तो आप मान के चलिए वो पर्सन जो है आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपको हो सकता है एक टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए रिफंड करवा भी दे, बट डेफिनेटली ऐसी केसेस में आपको 100% जो है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो कभी भी ये जो अमाउंट होता है इस कैजुअल इनकम के ऊपर जो आपका टीडीएस कट जाता है, कभी भी वो आपको रिफंड नहीं मिलता है। जैसे आपका सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है तो आप उसको रिफंड करा सकते हैं अगर आपका एक्चुअल टैक्स कम बनता है। तो यहाँ पर जो है टीडीएस आपको रिफंड नहीं होने वाले हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं दोस्तों, ये आपको रिफंड क्यों नहीं होता है। वो दोनों ही रीज़न मैं आपको अगला टॉपिक जो है कवर करने के बाद ये दोनों ही रीज़न बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर आपका रिफंड जो है वो अमाउंट रिफंड नहीं हो सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ इसके अदर प्रोविजन को भी हम दोस्तों जान लेते हैं। तो देखिए, जब आपको इस तरीके की कुछ इनकम होती है तो उसके लिए जो भी आप खर्चा करते हैं तो वो एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज आपने एक 10,000 रुपये की लॉटरी परचेज करी और इस लॉटरी के बाद आपको दोस्तों इस लॉटरी से 1 लाख रुपीज़ की विनिंग हो गई। तो होना तो चाहिए ये कि आपका 1 लाख रुपीज़ जो आपको विनिंग हुई, इसमें से जो आपका 10K की आपने जो ये परचेज़ की थी लॉटरी, ये लेस होने के बाद 90,000 की आपको जो है 90,000 रुपीज़ की आपको जो है टैक्स पे करना चाहिए था। बट ऐसा होने वाला नहीं है। जो ये आपने लॉटरी परचेज़ की थी दोस्तों, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपको जो विनिंग अमाउंट है 1 लाख रुपये, इसके ऊपर ही जो है टीडीएस कंपनी काट के पे करेगी और इसी के ऊपर आपको जो है टीडीएस जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। सिमिलरली आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन जो दोस्तों 80C से लेके 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलती हैं इस सेक्शन के अंदर, वो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अब सपोज करें यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ आपने जो है वो विन कर लिया था। अब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हैं, सपोज करें आपने 80C में दोस्तों 50,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर जो माइनस नहीं होती हैं आपकी इस इनकम के अंदर से, जैसे कि आपकी अदर इनकम के अंदर जो है ये जो इन्वेस्टमेंट हो वो लेस हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये भी लेस नहीं होती हैं। इसका रीज़न भी है दोस्तों, वो ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो बेनिफिट होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जैसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आपने 2.50 लाख, तो 2.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारा टैक्स स्लैब होता है 2.50 लाख से लेके दोस्तों 5 लाख तक आपको टैक्स लगता है 5%, फिर 5 से 10 आपको 20% लग जाता है और अबाउट जो 10 है उसको आपका 30% टैक्स लग जाता है। तो वो जो टैक्स स्लैब है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो स्पेशल रेट से ही पे करना पड़ता है, और वो जो स्पेशल रेट होता है दोस्तों वो आपका 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस वो 31.2% का जो है वो स्पेशल रेट लग जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने यहाँ पर आपके अकाउंट में 100 रुपया भी आया है तो उस 100 रुपये के ऊपर आपको 31.2% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। मीन्स 31 रुपये 20 पैसे जो है आपको उस 100 रुपये के ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। इसमें आपको मतलब नहीं है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया था, अभी जो आपके अकाउंट में पैसा आ गया उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो यही यहाँ पर बताया भी गया है। देखिए, द एंटायर अमाउंट रिसीव, जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगा, मीन्स जो भी आपके अकाउंट में पैसा आ गया उसके ऊपर आपको 31.2% टैक्स पे करना है, और इसका जो है किसी भी तरीके का लॉस भी जो है सेट ऑफ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैंने यही बताया है कि इस तरीके की जो भी इनकम होती है कैजुअल इनकम, वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 115BB के अंदर। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम जो है आपकी ये मान ली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो आप अमाउंट मैंने आपको बताया था ये आपको रिफंड क्यों नहीं मिलने वाला है। तो इसके देखिए 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी आपको पैसा प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपको पैसा देगा यहाँ पर आपकी विनिंग के ऊपर, तो वो आपको 30% टीडीएस काट के ही पैसा देगा, या फिर कुछ
पर्सन जो है वो 31.2% टीडीएस भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे वहाँ पर भी आपके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है, और वो टैक्स भी दोस्तों आपका 31.2% ही लगने वाला है। तो अब देखिए आपको यहाँ रिफंड किस तरीके से मिल पाएगा, जब आपका जो टीडीएस है वो भी आपका 30% या फिर 31.2% से जो है वो डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर भी जो है आपको 31.2% जो है टैक्स लग जाने वाला है इस इनकम के ऊपर। तो आपका रिफंड का तो कोई स्कोप बनता ही नहीं है। तो रिफंड तो आपका उस केस में हो सकता था, सपोज अगर आप आईटीआर फाइल करने जाते और वहाँ पर आपका जो टैक्स लगता वो सपोज करें 20% लगता, तो उस केस में जो है टीडीएस आपका 30% से कट चुका होता, बट आपकी आईटीआर में जो स्पेशल रेट आपको लगता है वो 20% लगता, तो 10% का उस केस में रिफंड हो जाता। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है जब रिफंड हो सकता। तो इस सिचुएशन में तो आपको रिफंड होने वाला नहीं है, क्योंकि टीडीएस का रेट और जो स्पेशल रेट बताया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब आप करेंगे जब लगेगा दोनों सेम है, तो इसलिए रिफंड नहीं होगा। और दूसरा केस देखिए क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है जो मैंने आपको ये देखिए पॉइंट बताया था दोस्तों कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट सेट ऑफ लॉसेज। अब देखिए इसको आप किस तरीके से समझेंगे। अब सपोज करें आपने ड्रीम 11 में पैसा लगाया, तो ड्रीम 11 में पैसा जब आपने लगाया तो एक बार पैसा आपने लगाया तो आपने 1 लाख रुपीज़ जो है वो विन कर लिया। तो इसके ऊपर आपका जो है 30% टीडीएस जो है वो कंपनी ने डिडक्ट कर लिया। अब सेकंड बार क्या हुआ, दोबारा फिर आपने पैसा लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आपने 1 लाख रुपये का लॉस ले लिया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपये का लॉस हुआ। तो एटलीस्ट एक्चुअली आपको तो कुछ भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, आप नो प्रॉफिट और नो लॉस पे ही हैं। बट कंपनी ने तो क्या किया, जब आपको प्रॉफिट हुआ था तो 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में आया था, तो उस केस में कंपनी ने तो आपका 30% टीडीएस जो है डिडक्ट कर चुकी थी, और यही पैसा आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में भी दिखाना है। तो यहाँ पर जो ये 1 लाख रुपए का सेट ऑफ लॉस हुआ है दोस्तों, आपको ये जो लॉस है आप इसको 1 लाख रुपए के प्रॉफिट से जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यही इसी तरीके का कुछ रूल जो है गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के केस में भी लेके आए हैं। वहाँ पर भी आपका जो है लॉस आपस में सेट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर भी गवर्नमेंट किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देनी चाहती है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स के प्रोविजन को स्ट्रॉन्ग बना देती है ताकि लोग जो है अवॉइड करें। तो यहाँ पर भी अगर देखिए आपने 1 लाख रुपया जो जीता था उस पर तो आपका 30% टैक्स कट गया, तो आपकी पॉकेट में यहाँ केवल 70,000 रुपीज़ ही आया। बट दूसरे केस में आपने 1 लाख रुपए लॉस भी कर दिया। तो यहाँ पर बट जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने गए तो वहाँ पे तो आप इस 1 लाख रुपए के लॉस को दिखा नहीं पाएंगे, वहाँ तो आपको 1 लाख रुपये प्रॉफिट ही दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल में तो एक भी रुपया आपने कमाया नहीं, आपको जीरो लॉस हो गया, और उल्टा आपने टीडीएस गवर्नमेंट ने आपका और काट लिया, तो आप तो नुकसान में ही चले गए। तो इस तरीके से देखिए दूसरा पॉइंट ये था जब आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये ऐसी सिचुएशन है कैजुअल इनकम की कि आपको यहाँ पर कभी भी रिफंड नहीं मिलता है। और इस तरीके से आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं, प्रॉफिट के ट्रांजैक्शन होते हैं, लॉस के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो प्रॉफिट के ट्रांजैक्शन में तो आपका टीडीएस कट जाता है, बट लॉस के ट्रांजैक्शन आपके जो है इससे सेट ऑफ नहीं होते हैं। और जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो ये लॉस के ट्रांजैक्शन दिखाते ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ही वहाँ दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो है इसमें नुकसान होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरे दोनों ही टॉपिक मैंने इसमें कवर कर ली हैं। अब फाइनली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए यहाँ मैंने एक मिस्टर एक्स का एग्जांपल जो है वो ले लिया है। यहाँ इन्होंने जो है वो लॉटरी टिकट बाई की है दोस्तों 50,000 रुपीज़ की, और उस 50,000 की जो लॉटरी से उन्होंने जो पैसा जीता है वो 2 लाख रुपीज़ जो है वो विन कर ली हैं। इसके अलावा जो मिस्टर एक्स हैं देखिए वो एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, उनकी 10 लाख रुपीज़ की जो है वो सैलरी है, और उसके अलावा उनका एफडी का इंटरेस्ट भी है 50,000 रुपीज़ का। और इसके अलावा उन्होंने देखिए एक एलआईसी भी परचेज की हुई है जिसके अंदर उन्होंने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 की टैक्सेबिलिटी इनकी जान लेते हैं, इस सिचुएशन में क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों सैलरी से इनकी इनकम थी 10 लाख रुपीज़, एफडी से इनकी इनकम थी 50,000 रुपीज़। तो इस केस में तो इनके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि 2.50 लाख तक को टैक्स लगता नहीं है, 2.50 से 5 लाख तक 5% लग जाएगा, 5 लाख टू 10 लाख जो है वो 20% लग जाएगा, और अबव 10 जो है वो 30% लग जाएगा। अब लॉटरी इनकम की बात करें तो देखिए लॉटरी इनकम भी यहाँ देखिए मैंने 1,50,000 की इनकम नहीं ली है, यहाँ मैंने 2 लाख की इनकम ले ली है। क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ दोस्तों एक पॉइंट बताया था कि नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। तो जब आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए की विनिंग करी तो जो विनिंग आपने की है यही आपकी इनकम मान ली जाएगी। इसके लिए आपने जो 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था दोस्तों एक्चुअली वो आपका एक्सपेंडिचर था, तो आपकी इनकम यहाँ 1.50 लाख जो है वो काउंट होनी चाहिए थी। बट गवर्नमेंट कहती है कि आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा उसी को हम आपकी इनकम मान लेंगे, किसी भी तरीके का एक्सपेंस जो है हम इसके लिए आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पर 1.50 लाख की जगह देखिए 2 लाख रुपीज़ आ चुका है। तो अब आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई है दोस्तों, सॉरी टोटल इनकम जो आपकी हो गई है वो हो गई है 12,50,000। अब देखिए इसमें आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और एफडी थी 10,50,000, और इसमें से अब आपको क्या होगा 50,000 की आपको जो है एलआईसी की डिडक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि एलआईसी की डिडक्शन जो है आप
नॉर्मल इनकम से तो क्लेम कर सकते हैं बट लॉटरी इनकम से क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आपका 10,50,000 था उसमें से आपने जो LIC में इन्वेस्टमेंट किया था 80C के अंदर, तो डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सैलरी और FD से, वो आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। तो इसके ऊपर अगर मैं स्लैब रेट अप्लाई करूंगा दोस्तों, तो आपका जो टैक्स बन जाएगा सैलरी और FD के ऊपर, वो बन जाएगा 1,17,000 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं लॉटरी इनकम की। तो लॉटरी इनकम की जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्पेशल रेट लग जाता है 30% प्लस 4% एजुकेशन टैक्स। तो ये इफेक्टिव रेट जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 31.2%। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जो आपकी इनकम है दोस्तों 2 लाख रुपीज़, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 31.2% लगा दिया जाएगा और यहाँ पर टैक्स लग जाएगा आपका 62,400। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स बनेगा वो बन जाएगा 1,79,400। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम भी है, सपोज आपकी कोई सैलरी भी नहीं होती और FD भी नहीं होती, सिर्फ यही इनकम होती, तब भी आपको इतना ही टैक्स लगना था 62,400, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रेट ही अप्लाई होता है। वो जो टैक्स स्लैब होता है वो आपके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। तो इस तरीके से इसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपको जो ये विनिंग प्राइज मिला हो वो कैश में ना मिलकर काइंड में मिल गया हो। सपोज करें आपने कहीं पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपने जो है 1 करोड़ रुपया जीत लिया। तो हो सकता है आपको जो वो 1 करोड़ रुपया है वो आपके बैंक अकाउंट में ना आए, आपको जो है मनी की फॉर्म में वो पैसा ना दिया जाए, आपको वो काइंड में दे दिया जाए। इसके लिए आपको एक जो है फ्लैट जो है वो ऑफर कर दिया जाए। तो इस केस में होगा क्या दोस्तों, इस फ्लैट के ऊपर भी जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस फ्लैट के ऊपर 31.2% के हिसाब से आपसे वो टैक्स रिकवर कर ले। तो अगर 1 करोड़ रुपए का आपको काइंड में फ्लैट मिल गया तो उसके लिए पहले आपको 31,20,000 जो है वो आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर को पे करने पड़ेंगे TDS की फॉर्म में। या फिर अगर वो आपसे रिकवर नहीं कर पाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बर्डन जो है वो खुद ही बियर करेगा। तो खुद तो वो बियर करने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपको 1 करोड़ का फ्लैट ऑफर उसने कर दिया है, उसकी मार्केट वैल्यू देख ली जाएगी। जो मैं मार्केट वैल्यू की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1 करोड़ की, तो वो आपसे 31,20,000 जो है वो आपसे पहले ही TDS की फॉर्म में ले लेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो ये सारे ही प्रोविजन दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप भी ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं या कुछ इस तरीके गेम्स में पैसा लगाते हैं तो पैसा जीतते हैं, तो आप ध्यान रखिए, अगर वहाँ आप 100 रुपये भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं जीतने पर, तो वो आपको टैक्सेबल होने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप करते हैं, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन आप करते हैं, तो हो सकता है आपको कोई नोटिस ना आए। बट अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं और आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उसके ऊपर 31.2% जो है टैक्स पे करना है। वैसे तो आपको जो है TDS काट के ही पैसा आता होगा अगर आप ड्रीम 11 में पैसा लगाते हैं और वो आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 क्रॉस कर जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।